नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ज्योति संगवान। हरियाणा विधानसभा के रण की बात करेंगे। हरियाणा विधानसभा का 3 दिवसीय शीतकालीन सत्र अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हो गया है। तीसरे और अंतिम दिन की बात करें, आज की बात करें, काफी शोर देखा गया। कहने का मतलब ये है कि अलग अलग मुद्दों को लेकर सरकार को विपक्ष ने घेरा। इतना ही नहीं, सदन से कांग्रेस ने आज भी वॉकआउट किया। हालांकि हंगामेदार सत्र के बीच आज भी 4 विधेयक पारित करा लिए गए। तो 3 दिन का क्या कुछ निचोड़ रहा, जनता के मुद्दों की कितनी बात रखी, कौन से मुद्दे छाए रखे, चर्चा हम करेंगे। उससे पहले आप सुनिए किस तरह से आज सदन में बहस देखी गई। हमको इस बार डेट लेने की जो छूट थी वो क्योंकि कोविड के बाद इसको बढ़ाया गया था, तो वो 40,661 करोड़ रुपया हम 20-21 में ऋण ले सकते थे, 21-22 में, लेकिन हमने इसको 30,500 करोड़ तक ही रखा। 40,661 ले सकते थे, लेकिन हमने लिया है 30,000 करोड़। 21-22 में ये 40,872 ले सकते थे, हमने 30,500 लिया। तो जो लिमिट है उससे भी कम हमने ऋण लिया है, उससे हमने काम चलाया है। के लिए हमने एक एडजॉर्नमेंट मोशन दिया कि उनकी जो है मुकदमे वापस लो। उसका जवाब भी सरकार ने एक्सेप्ट नहीं किया। गन्ने के भाव के बारे में आप ये देखिए। आप अध्यक्ष महोदय, विषय पर अगर रहेंगे तो कुछ चर्चा हो सकती है। जब कभी किसी को दिखास की बीमारी लगती है ना, दिखास की, तो ये सीन उपलब्ध होता है। अब इनको लगता है कि एक चीज पर तो बात हो नहीं रही, वो आपने रिजेक्ट कर दिया। अब उसकी आड़ में ये हमारा ये नहीं लिया, हमारा ये नहीं लिया, हमारा ये नहीं लिया, हमारा नहीं, दिखास की बीमारी है। हमारा क्या है? ये दिखास की बीमारी है कि हम किसी तरीके से हमारा रहें और हमारी बात आगे जाती रहे। आज विषय था कि ध्यानाकर्षण प्रस्ताव, आप बोलो, फिर मैं बोलूं। चर्चा करनी की नहीं करनी, सब जुडिस का विषय, आपने उसका निर्णय दे दिया। दूसरा ध्यानाकर्षण प्रस्ताव, उसके ऊपर चर्चा शुरू हो गई और अब ये शुरू करेंगे हमने ये दिया, हमने ये दिया, हमने ये दिया, जबकि अध्यक्ष महोदय ये बता चुके हैं कि एक दिन में 2 से ज्यादा ध्यानाकर्षण प्रस्ताव हो नहीं सकते। अब इसके बाद अगर 36 ध्यानाकर्षण प्रस्ताव डालेंगे उसमें से तो कोई अर्थ नहीं है। इसलिए जो ध्यानाकर्षण प्रस्ताव है उस पर चर्चा आप कराएं और बाकी इधर की उधर की चर्चा का कोई महत्व नहीं है। आप माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इस महान सदन का ध्यान एक अति लोकहित के विषय की ओर दिलाना चाहता हूं। एक मिनट, मैं ये कह रहा हूं आपको, एक मिनट किसी मैं एक मिनट हम अपनी बात करेंगे, फैसला आपने आप अपनी बात का जवाब तो सुने। आप जो रख रहे हैं, मैंने ये कहा कि जब पहले ही आपको बता दिया गया था सुबह ही भी ये कॉलिंग अटेंशन एडमिट हुए हैं, और एक एडमिट होने के बाद भी वो नहीं आपने लिया। एडमिट होने के बाद भी नहीं लिया, वो भी हमने मान लिया, बता दिया, तो वो भी नहीं ले रहे आप। वो भी पता चला। अब माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय ने बताया कि मामला सब जुडिस है, इसलिए उसको नहीं लिया जा सकता। एडजॉर्नमेंट मोशन भी नहीं लिया हमारे, एडजॉर्नमेंट मोशन भी नहीं लिया हमारे। इसमें क्या बात हुई अध्यक्ष महोदय? गन्ने का भाव कल ही तो आया है सरकार का। ये चीजें, ये बात, ये इस पे कोई चर्चा साहब है अध्यक्ष महोदय। ये देखो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एसएपी तो 15 रुपए क्विंटल बढ़ा दी, नहीं है सरकार ने एक पैसा नहीं बढ़ाया करने का। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ये कोई बात इसके लिए। आप मुझे ये बताओ, आप ये कह रहे हो कि सब जुडिशियल मामला है, इसमें डेट कौन सी डाली वो देखना एक बारी। किस पे? इसमें ऑर्डर में 22/12/22। 22/12/22। आज कितनी तारीख है? एक मिनट, आज कितनी है? 28। 6 दिन हो गए। 6 दिन हो गए। सोए हुए थे, इसके ऊपर चढ़ा रखा है तुमने। है? ये जो इसका जवाब है, ये इसके ऊपर जो लिख रखा है तुमने, ये पोर्टल पे चढ़ा रखा है। तुम 6 दिन से सो रखे थे, क्या काम कर रहे थे विधानसभा? 6 दिन से थोड़ी होगा, तो आज ऑर्डर 22 तारीख का है। अब इसको अभय सिंह जी, मैं बता दिया कि मामला सब जुडिस है, इसको नहीं लिया जा सकता, इसलिए इसको रिजेक्ट कर दिया गया। ये रात को 12 बजे चढ़े, आप 12 बजे का चढ़े हुए सोए हुए थे क्या? मजबूरी थी कोई? आपको तो कोई मजबूरी नहीं। किस चीज की मजबूरी है? किसी को कोई तो आप ये फंसा हुआ मामला है। बताइए। फंसा हुआ मामला है। कॉलिंग अटेंशन एक्सेप्ट कर ली। हाँ जी, कॉलिंग अटेंशन एक्सेप्ट कर ली। हाँ जी, इनने टेबल हो गई। हाँ जी। और जब रिप्लाई आ गया गवर्नमेंट की तरफ से,
और जब वो बोलने लगे तो अब सब जुडिशियल, ये तो पहले सोचना चाहिए था। नहीं, ये बिल्कुल ये पहले सोचना। देखिए, तो अगर टेबल हो गई, नहीं टेबल होने के बाद डिस्कस तो नहीं हुई ना, डिस्कशन डिस्कस के ना ऊपर करो। ये जो सब जुडिस मामला है वो हाउस के अंदर डिस्कस नहीं हो सकता। सब जुडिस कैसे? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। और नहीं, अध्यक्ष महोदय, ठीक है, और हम खाली ये प्रोसीजर पूछना चाहते थे कि आगे सरकार ने मैं कौन बता सा दे- ऐसा काम करा है कि जिससे आगे ना हो। मेरे को तो- राजस्व का इतना जो नुकसान हुआ है, 7 लाख पेटियां पकड़ी गई हैं, देखिए, करोड़ों रुपए का बिल्कुल नुकसान हुआ आपकी है बात सही अध्यक्ष है, जी, और फिर लेकिन हमारे को जो- बोलने नहीं दिया जा रहा है। तो सदन में किस तरह से आज बहस देखी गई है ये आपने सुना और देखा। चर्चा की शुरुआत करेंगे खास पैनल हमारे साथ के हरियाणा बीजेपी से प्रवक्ता प्रोफेसर विधु रावल जी हमारे साथ के, प्रवक्ता कांग्रेस बजरंग दास गर्ग जी जुड़ गए हैं और प्रवक्ता जेजेपी उमेश भाटी जी चर्चा में है हमारे साथ, रजवन रहीनवाल जी प्रवक्ता इनेलो और साथ ही रणवीर शर्मा राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़े हैं। स्वागत है सभी का चर्चा में और शुरुआत बीजेपी से कर लेंगे। रावल साहब, 3 दिन का सेशन अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया कि आज कांग्रेस तीनों दिन और आज भी कांग्रेस ने आरोप लगाया कि किसी भी मुद्दे पर सरकार संतोषजनक जवाब नहीं दे पाई। ज्योति जी, आपको नमस्कार और आपके माध्यम से हरियाणा न्यूज के प्रत्येक दर्शक को नमस्कार। हमारे प्रबुद्ध पैनलिस्ट जो हैं आज आपकी डिबेट में, इन सबको नमस्कार। एक भारी भरकम पैनल लेकर आप आई हैं। मैं उम्मीद करूंगा कि मुझे सभी के सवालों का जवाब देने का बारी बारी अवसर दिया जाएगा। चलिए, पहली बात तो ये कि उनकी संतुष्टि को लेकर देखिए, भारतीय जनता पार्टी को अपनी बात रखने का, अपनी बात साबित करने का और जनता की बात जो है देश को पहुंचाने का कब अवसर मिलता है? 2 ही केवल समय होते हैं, या तो जब विधानसभा का सत्र होता है या लोकसभा का सत्र होता है, और या तो फिर जब चुनाव होता है। इन 2 कालों के अलावा आमतौर पर किस प्रकार से देश के अंदर, प्रदेश के अंदर भ्रम की स्थिति फैलाने की, झूठ और मिथ्या की स्थिति जो है एक इकोसिस्टम फैलाता है, और कुछ लोग जो पीड़ित हैं 2014 से सत्ता से बाहर निकलने के बाद से निरंतर झूठ का एक चादर ओढ़े रहते हैं। लेकिन विधानसभा में वही लोग जो है सामने टिकते नहीं है, सवाल पूछकर भाग जाते हैं, चर्चा नहीं करते हैं, या तो हू हल्ला करते हैं, हंगामा मचाते हैं। इसीलिए मैं कहता हूं, ये जो कांग्रेस ने अपने नाम के आगे जोड़ लिया, रणछोड़ कांग्रेस है, ये वॉकआउट कांग्रेस है, ये भगोड़ी कांग्रेस है, जो कि जनता के हितों से, जिसका कोई सरोकार नहीं है, अपने झूठ के, मिथ्या के विषयों को हमेशा जनता के बीच में कोशिश करते हैं पहुंचाने की, लेकिन सदन में क्योंकि सामने जवाब लेना पड़ता है, वो जवाब लिए बगैर चले जाते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी जो है सदन ने, बिजनेस एडवाइजरी कमेटी ने जो प्रस्ताव सुझाए थे, इस प्रकार से जो प्रस्ताव पारित करवाने थे, वो सभी के सभी प्रस्ताव पारित किए। हाउस ने फंक्शनिंग की। भारतीय जनता पार्टी ने एक पहले ही बहुत बड़ी मिसाल पेश की थी, जब कांग्रेस के सीएलपी लीडर जो है भूपेंद्र सिंह हुड्डा, उनके कहने पर, केवल उनके टेलीफोन करने पर माननीय मनोहर लाल जी ने, प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने उनकी बात को स्वीकार करते हुए सदन जो सदन 22-23 से बैठने वाला था, उसके बजाय 26 से उसकी कार्रवाई शुरू की। ये इतिहास में अनपैरेलल एक मौका है। हमने बड़प्पन दिखाकर शुरुआत की थी, लेकिन इसके बावजूद भी जो है कांग्रेस उस प्रकार की रेसिप्रोसिटी नहीं दिखा पाई। उस प्रकार से, जिस प्रकार से हमने बड़प्पन दिखाया था, कांग्रेस वापिस अपने चरित्र पर रही, और उसका चरित्र जो है अराजकता का है, डिसरप्शन का है, और उसका जो चरित्र है वो देश के और प्रदेश के संसाधनों को नष्ट करना है, समय को नष्ट सदन का करना है। और यह ध्यान देने वाली बात है कि हरियाणा के गरीब जनता के पैसों से सदन की 1-1 मिनट की कार्रवाई चलती है, और 1 घंटे का खर्च जो है लाखों में आता है। इसके बावजूद भी सरकार की भूरी भूरी प्रशंसा करनी चाहिए। उसने सभी को अकोमोडेट भी किया और अपने बिजनेस को भी स्मूथली रन किया। बहुत महत्वपूर्ण 11 विधेयक जो है पारित हुए इन 3 दिनों में। इसके लिए मैं प्रदेश की जनता को बधाई देता हूं, मनोहर लाल जी का आभार प्रकट करता हूं। जी, बजरंग दास जी, सीएम को आपने सुना। सीएम का कहना है कि एक तो आप लोगों को, विरोधियों को देखास का रोग लग गया, यानी दिखाने का, दिखावे का, कि टीवी पर देखे, मीडिया में देखे, लोगों को दिखे कि किसी मुद्दे पर बात कर रही है। दूसरा, कर्ज को लेकर भी कहा गया कि कर्ज को लेकर चूंकि बार बार हुड्डा साहब ये मुद्दा उठाते हैं, तो सीएम कहते हैं कि भ्रामक स्थिति पैदा कर रही है, झूठ फैला रही है। पारदर्शिता को लेकर भी घेरा गया कि हम अलग अलग पोर्टल के माध्यम से
डिजिटल चीजों को करके हम पारदर्शिता लाना चाहते हैं, लेकिन ये विपक्ष को बर्दाश्त नहीं होता। 3 मुख्य बातें। ज्योति जी, पहले तो बीजेपी के प्रवक्ता जो बोल रहे थे ना जी, इनकी भाषा तो आप देख लीजिए, किस तरह की भाषा का ये उपयोग करते हैं आपके चैनल में बैठ के। पहले तो उनको भाषा ठीक रखनी चाहिए, और जहां तक बार बार ये चरित्रहीन, कभी कहते हैं भ्रष्टाचार, देश के अंदर सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार किसी ने फैलाया और भ्रष्टाचार किया, देश की सबसे पहली पार्टी भारतीय जनता पार्टी है, जिन्हों का रिकॉर्ड है। तो कांग्रेस पार्टी भ्रष्टाचार के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए, कि शराब घोटाला हो, धान घोटाला हो, रजिस्ट्री घोटाला, ये घोटाले पे घोटाले की सरकार हमें शिक्षा देती है। इन्होंने युवाओं के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। एक नया घोटाला आपके सामने जो आया है, जो प्रॉपर्टी सरबराह घोटाला, 24 करोड़ 39 लाख का घोटाला है। आईआरसी कंपनी जो जयपुर की थी, उसको टेंडर दी गया 18 करोड़ 11 लाख रुपए का, और भुगतान किया गया 42 करोड़ 50 लाख का। जबकि नगर निगम ने कई जगह से प्रस्ताव पास किए, भाई ये सवाल आपने क्या पूछा था ज्योति जी? और इनकी पेमेंट रोकी जाए, पेमेंट नहीं की जाए। रिटर्न के अंदर प्रस्ताव पास है, कापी भेज सकता हूं हिसार का। और जहां तक गौतम नगर निगम के मेयर है, उन्होंने बीजेपी के मेयर, उन्होंने बयान भी दिया, भास्कर अखबार सभी अखबारों में दिया भी हमने लिखा है। और चलिए प्रॉपर्टी आईडी को लेकर बात करेंगे, लेकिन मुख्य तौर पर आप कर्ज को लेकर बताएं, क्योंकि सीएम ने कहा कि हमने तो कोरोना काल में तो खास तौर पर जितना लिमिट तय थी, जितना हम ले सकते थे, उससे भी कम हमने कर्ज लिया आके। और बार बार हुड्डा साहब का आप कह सकते हैं कि एक बहुत बड़ा मुद्दा उनकी ओर से बार बार उठाया जाता है कि सरकार ने हरियाणा को कर्ज में डुबो दिया के। जब से ज्योति जी हरियाणा अलग बना है 1966 से लेके 2014 तक, तो कर्जा 70,000 करोड़ रुपए का, और इनके समय में 311,000 करोड़ का कर्जा सर पे चढ़ा दिया। इन्होंने झूठ बोल रहे हैं, फर्जी टेंडर दिखाकर, फर्जी काम दिखाकर करोड़ों अरबों रुपए का घोटाला किया है हरियाणा के अंदर। इसमें कोई दो राय नहीं। ये आंकड़े देते हैं, हमने इस विकास के लिए वहां लगा दिया, हमने गेहूं खरीद में लगा दिया, हमने धान घोटाले के अंदर लगा दिया। जिन्हें सारा की में जो भी पैसा लोन लिया, लोन लेकर अपने कुछ तो ब्याज में चला गया, कुछ घोटाले में चला गया। सड़कें इनकी टूटी पड़ी है, विकास नाम का कोई चीज है नहीं। किसी युवाओं को ये रोजगार नहीं दे पाए। वायदा किया था 2,000 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे, एक व्यक्ति को रोजगार ये दे पाए नहीं। इन्होंने कहा जॉब के माध्यम से हम 75% को भी नहीं दे पाए, एक को भी नहीं दे पाए। 75 युवाओं को, क्या बातें कर रहे हैं? दावे के साथ कहता हूँ 75 युवा को भी उद्योग के माध्यम से रोजगार नहीं दे पाए। इन्होंने मुख्यमंत्री जी ने महीने पहले घोषणा करी, हमने उद्योग के माध्यम से 12,60,000 लोग युवाओं को रोजगार दे दिया कोनी, बल्कि खोज लिया। मैं आंकड़े दे सकता हूँ कहाँ खुशा। पानीपत हैंडलूम जो है हमारा टेक्सटाइल का हब है, कितनी फैक्ट्रियां बंद होगी, कुंडली में कितनी फैक्ट्री बंद होगी, बादलगंज में फुटवेयर की फैक्ट्रियां बंद हो गई। यहाँ तक कि ग्राम स्तर के ऊपर जितने छोटे छोटे उद्योग थे 80% बंद हो गए। दाल मिल हमारी पूरे देश के अंदर प्रसिद्ध थी, 60% दाल मिल हमारी बंद हो गई। गवार की फैक्ट्री जिसका पोर्ट पूरे विश्व में जाता था, केमिकल दवाइयों का अंदर चलिए आपने तो सभी विषयों को लेकर ही पहले उत्तर में आपने सभी विषयों का जिक्र कर लिया है। पहले जवाब में आपने सभी विषयों का जिक्र कर लिया है, ठीक है। बहुत जल्दी आप विधु रावल जी जो भी कहना चाहें, उसके बाद ओपनिंग स्टेटमेंट सभी प्रवक्ताओं के हम लेंगे। देखिए कितना बड़ा झूठ बोलते हैं, कितना बड़ा झूठ बोलते हैं, और इसीलिए सदन के बाहर बोलते हैं, सदन के अंदर वॉकआउट करते हैं, सदन के बाहर झूठ बोलते हैं। अब इन्होंने कहा एक भी नौकरी नहीं दी, 1 लाख से अधिक जो है
पक्की भर्तियों में नौकरी मिल चुकी है हरियाणा के युवाओं को, और ये केवल हमारे 8 साल की बात है। कांग्रेस के 10 सालों में 62,322, बीच में मत बोलिए, मैंने अपने समय का इंतजार किया, मैंने अपने अच्छा उद्योग के माध्यम से मैं बता देता हूँ। अरे सवाल पूछकर चुप तो हो जाया करो, सवाल पूछकर चुप तो हो जाया करो, सवाल भी पूछोगे जवाब भी दोगे। अब मैं बता रहा हूँ ना, बता रहा हूँ। अरे 1 घंटे तक सवाल पूछोगे क्या? कैसे व्यक्ति को बुला लेते हैं? एक आदमी का। और मैं बजरंग दास जी, ये चर्चा का तरीका बिल्कुल भी नहीं है। आपके बीच में कोई नहीं बोला, आपके बीच में कोई भी नहीं बोला, आपको मैंने भी नहीं टोका, आपको मैंने भी नहीं टोका। आप विषय से इधर उधर गए तो भी मैंने नहीं टोका। बजरंग दास गर्ग जी, आप विषय से इधर उधर गए उसके बाद मैंने नहीं टोका। आपको पहला उत्तर कंप्लीट करने दिया गया, आपको अपनी बात पूरी करने दी गई। ये क्या तरीका है आपको चर्चा का? बजरंग दास जी, दिक्कत है, इनके सवाल का उत्तर मैं क्यों दे रहा हूँ, इससे इनको दिक्कत है। सुनो इनकी बात को। ये कोई तरीका नहीं गर्ग साहब, ये कोई बिल्कुल कोई तरीका नहीं है। मैं जवाब क्यों दे रहा हूँ, दिक्कत है इनको। सुनी बात इनकी ज्योति जी, अरे मैं दे तो रहा हूँ। रोजगार देने की बात 1.5 साल पहले की बताओ, कौन सी कितने को रोजगार दिया? आप अरे ज्योति जी को चुप करवाओ गर्ग साहब। ये हो हल्ला नहीं चलेगा, ये हो हल्ला हरियाणा न्यूज पे नहीं चलेगा, ये मेरी डिबेट में नहीं चलेगा। गर्ग साहब, आपको म्यूट कर दिया जाएगा, आपको म्यूट कर दिया जाएगा। अगर आप पूरी चर्चा में अपनी बात रखना चाहें तो आपसे रिक्वेस्ट, आप शांति से सुने। बिना म्यूट के या चुप नहीं होंगे। ये मेरी डिबेट में नहीं चलेगा, कम से कम मैं नहीं अलाउ करूंगी ऐसे आपको। आपका उत्तर सबने, आपका उत्तर सुना सर, आपका जवाब सुना। आप बहुत सारी बातें आपने विषय पर भी नहीं बोली, उसके बाद भी सबने आपको सुना। आप लगातार बोलते रहेंगे क्या? अगर ये झूठ भी बोल रही है तो आप अपनी बारी में बोलिएगा। अगर आपको किसी बात से आपत्ति है तो भी आप अपनी बारी में बोलेंगे। मैं पीसीआर से कहूंगी इनको म्यूट किया जाए, बजरंग दास गर्ग जी को म्यूट रखा जाए जब तक इनसे सवाल नहीं पूछा जाता। बहुत जल्दी बात पूरी कीजिए राहुल जी। बहुत जल्दी मैं बताता हूं। इन्होंने 2 बिंदु अभी दोबारा उठा दिए। पहली बात तो मैं ये बताना चाहता हूं कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा की पहली कार्यकाल में 18,020 नौकरियां लगी, दूसरे कार्यकाल में 44,302 लगी, दोनों का जोड़ मिलकर होता है 62,322। इन्होंने 10 साल में 62,322 दी। हम केवल 8 साल में 1 लाख से अधिक दे चुके हैं और 50,000 बहुत जल्दी जो है अगले 2-3 महीने में हो जाएंगी। 1.5 लाख, इनसे 2.5 गुना ज्यादा। इसके बाद भी बोल रहे हैं। अभी इन्होंने एक और सवाल खड़ा कर दिया, उद्योगों का सवाल खड़ा कर दिया। तो बता दूं, 495 MOU साइन कर 6 लाख करोड़ का निवेश हम हरियाणा के अंदर अपनी सरकार के दौरान लेकर आए हैं, जिससे 12,60,000 युवाओं के लिए रोजगार के अवसर उत्पन्न हुए हैं। आज भी जो है 32,000 युवाओं को कौशल रोजगार के तहत जो है, माफी चाहूंगा, कौशल विकास के तहत जो है, जो देश की सर्वप्रथम विश्वकर्मा कौशल विकास यूनिवर्सिटी है, उसके माध्यम से हमने रोजगार दिया है। इसके अलावा 1,69,000 यूनिट्स जो है लगे हैं। कान खोल के सुनो, रट्टा मारकर आ जाओगे और हर डिबेट में वही रट्टे की पर्ची निकालकर डिबेट को खराब करोगे, नहीं चलेगा ऐसे। इनको दिक्कत है कि मैं जवाब क्यों दे रहा था, ये मुझे जवाब देने से रोक रहे थे क्योंकि इनका झूठ चल रहा है। और सबसे कम काम की बात जो है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो हर 2 महीने में वित्तीय घाटे को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस किया करते थे, उन्होंने नोट करने की बात है ज्योति जी, उन्होंने सदन में इस विषय को नहीं उठाया। क्यों नहीं उठाया? क्योंकि सदन के अंदर एक प्रिविलेज मोशन होता है, सदन के अंदर झूठ नहीं बोल सकते। झूठ बोलोगे तो प्रिविलेज मोशन के तहत कार्रवाई होगी। प्रेस में आकर, मीडिया में आकर, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रैलियों में झूठ बोल सकते हैं, डिबेट में भी झूठ बोल सकते हैं, जैसे बोलते हैं। मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ प्रेस कॉन्फ्रेंस में कर सकते हैं ज्योति जी, कि आप अपने अपने समय में सभी बोले, अपने समय में सभी बोले। ठीक है, आपको सुना राहुल जी, हमने सुना। अभी रणबीर शर्मा जी हैं हमारे साथ, राजनीतिक विश्लेषक। आपने 3 दिन का सेशन देखा होगा शर्मा जी, क्या निचोड़ निकलता है? क्या देखिए, ये दो एलिगेशन ऐसे हैं। विपक्ष बार बार कहता है कि सरकार चर्चा नहीं चाहती। पूछ लेते, फिर उसके बाद शर्मा जी से पूछ लेते। आएंगे आपके पास सर, मुझे डिसाइड करने दीजिए ना, आप भरोसा रखिए, आएंगे आपके पास। रणबीर शर्मा जी, विपक्ष बार बार ये आरोप लगाता है हर एक सत्र में समय नहीं मिला, चर्चा से सरकार भाग रही है। विपक्ष पर बार बार आरोप लगते हैं कि विपक्ष खुद की चर्चा नहीं चाहता के। लेकिन इस बार मुख्य तौर पर बात करें प्रॉपर्टी आईडी की बात हो, इसके अलावा जो भर्तियां, कच्ची भर्तियां की जा रही हैं, HSSC या HPSC के माध्यम से भर्तियां नहीं की जा रही, इसको लेकर भी विपक्ष ने सरकार को जमकर घिरा के। शर्मा जी, आप हैं फोन लाइन पर? चलिए आएंगे आपके पास। रजन जी, आपके पास आते हुए अभी
अभय चौटाला ने आज हेलो जी अगर आपको आवाज मिल रही तो आप अपनी बात पूरी कीजिए, फिर रजन जी आपके पास मेरी आवाज आ रही है और आपकी आवाज मुझे मिल रही है ज्योति मैम। मैं बोल रहा था, हेलो जी बोलिए सर, बोलिए। मैं कह रहा था कि भी हाउस जब भी स्टार्ट होता है सेशन तो उसका पूरा एक एजेंडा तैयार होता है कि कौन कौन से प्रस्ताव इस हाउस में लेके आने हैं। तो ये तो पहला प्रोसीजर है और वो प्रोसीजर जो हमारी एडवाइजरी कमेटी है उससे सेट होता है। अभी ये प्रस्ताव यहाँ पे रखे जाएंगे सरकार की तरफ से, जो अपोजिशन की तरफ से, सबके एजेंडे को वहाँ रखा जाता है। इसके बाद जो स्पीकर होता है उसी जो प्रोसीजर एक सेट है उसके हिसाब से उन एजेंडों को हाउस में लेके आते रहते हैं। तो ये क्लियर हो गया। दूसरी बात, ज्योति मैम आवाज आ रही है ना? जी बिल्कुल, आपकी आवाज मिल रही है, आप बात पूरी कीजिए अपनी। दूसरा मैम ये हो गया कि जो जीरो आवर्स है, जो जीरो आवर्स होता है उसके अंदर अपोजिशन के जो मेंबर हैं या दूसरे जो मेंबर हैं, कोई भी हाउस के जो एमएलए हैं, उनको अपना प्रस्ताव या अपना मुद्दा उठाने का एक समय दिया जाता है। अगर वो मुद्दा पब्लिक इंटरेस्ट में होता है तो जो स्पीकर है वो उसको आगे फॉरवर्ड के लिए बोल देते हैं, ठीक है इसके ऊपर हम डिस्कशन करा सकते हैं और सरकार से उसकी वो ले ली जाती है कंसेंट। अब तीसरा मुद्दा है कि भाई अब अपोजिशन जो ऐसे मुद्दे उठाती है पब्लिक लिटिगेशन की, उसके ऊपर एक कमेटी का डिसीजन होता है। अगर वो कमेटी उसमें रखती है बातों को फिर तो ठीक है, नहीं तो फिर आपस में हो हुल्ले वाला ही सिस्टम हो जाता है। जहां तक सवाल नौकरियों का है वो सरकार अपना एक एजेंडा फिक्स करती है कि मेरे को ये इतनी इतनी नौकरियां हमने यहाँ दी हैं, लेकिन सरकार को ये भी मानना चाहिए कि आज 36% जो सबसे ज्यादा बेरोजगारी है वो हरियाणा के अंदर क्यों है? कोई ना कोई तो सरकार की पॉलिसी में कमी है। अभी हमारी बेरोजगारी इतनी ज्यादा क्यों बढ़ गई? नहीं, गलत जानकारी जो है। सवाल लैंड ऑर्डर का है उसके ऊपर भी सरकार गलत है ये गिनती हुई दिख रही है कि भी जो लैंड ऑर्डर है उसके बारे में सरकार को जवाबदेह है कि भी सुरक्षा की जिम्मेवारी सरकार की है और वो हर नागरिक को अपनी जिम्मेवारी के साथ उनकी सुरक्षा मुहैया कराए। उसमें तो कमी है तो वो सदन के पटल पे रखे उस चीज को। अभी ये चीज हमसे नहीं हो रही है, वो आंकड़े सही है, लेकिन अपोजिशन उस बात को दूसरे तरीके से घेरे कि हाउस को चलने ही ना दे और बातों को रखने ही ना दे, वो गलत है। क्योंकि उसमें हेलो जी शर्मा जी, जल्दी कंप्लीट समय बर्बाद होता है और हमारा खून पसीने का जो टैक्स का पैसा है समाज का, बिल्कुल जनता का, वो उसमें लगा हुआ होता है। ये सोचने की बात बहुत जरूरी है कि हाउस को हाउस की तरीके से रहने दें। जो एडवाइजरी कमेटी का प्रस्ताव सेट हुआ है उसके हिसाब से हाउस को चलने दें, बिल्कुल, ताकि अधिक से अधिक मुद्दों पर बिल्कुल सार्थक बात या बहस हो सके, चर्चा हो सके। रजवंत जी इंतजार कर रहे हैं अपनी बारी का। रजवंत जी, पहले दिन से ही बात करें तो नशा तस्करी को लेकर भी, और साथ ही चूंकि पहले दिन भी हमने चर्चा की थी, और अब जो शराब से मौत के मामलों को लेकर भी अभय ने काफी आवाज उठाई। आज की हम बात करें तो शराब घोटाला मामले को लेकर काफी बहस देखी गई, काफी तनातनी सदन में देखी गई, और चूंकि साफ तौर पर कह दिया गया कि मामला अदालत में है तो इस पर चर्चा नहीं हो सकती। देखिए ज्योति जी, जो चौधरी अभय सिंह चौटाला ने अकेले नशे को लेकर नहीं, उन्होंने लगभग 11 ध्यानाकर्षण प्रश्न भी लगाए थे, 13 तारांकित प्रश्न भी लगाए थे, इसके अलावा नॉन ऑफिशियल क्वेश्चन भी लगाए थे, लेकिन उनका सारे क्वेश्चन को रिजेक्ट करके एक शराब घोटाले का जो था, अवैध शराब घोटाले का, वो क्वेश्चन उन्होंने सबमिट कर लिया था और उस पर आज चर्चा होनी थी। लेकिन उसको ये कहकर उस क्वेश्चन को भी सुनवाई करने में मना कर दिया कि भाई ये सब जुडिश है, मामला सब जुडिश है। देखिए, एक सोचने की बात है, जब कोई भी क्वेश्चन लगता है और जब उसका जवाब आता है और जवाब आने के बाद जब डिप्टी स्पीकर ने ये कह दिया कि अभय जी आपका ये क्वेश्चन है और अब आप इसको क्वेश्चन को अपना चर्चा कीजिए, जब चर्चा करने की बात आती है तब वो कह दिया जाता है कि नहीं नहीं ये मामला सब जुडिश है, इस पर चर्चा नहीं होगी। तो ये सोचने की बात है कि लोकतंत्र का कहीं ना कहीं गला घोटने की बात है। ऐसे अहम मुद्दे पर, ऐसे आज नशे के बारे में जो खुद सरकार ये कहती है कि हम नशे पर रोक लगाने की कोशिश कर रहे हैं, इससे पहले नशे की जब बात आई तो नशे के मामला या शराब घोटाला या जो भी घोटाले हैं, चौधरी अभय सिंह चौटाला इन मामलों को लेकर हमेशा सरकार को घेरने का काम करते हैं और कहीं ना कहीं सरकार इन मामलों से बचने का प्रयास करती नजर आई है आज भी, और आज भी ऐसा ही हुआ। अगर ये मामला सब जुडिश है तो पहले तो ये चीज आनी चाहिए ना कि ये मामला फिर आया क्यों,
अगर ये मामला सब्जुडिस है तो फिर इसको रिजेक्ट कर देना चाहिए था, लेकिन कहीं ना कहीं विधानसभा में भी इस मामले को गोलमाल करके रखा हुआ है। और अगर आज ऐसी बात आई है तो कम से कम उनको इस मामले पर अपना सरकार को जवाब तो देना चाहिए। मामला ठीक है जैसा भी है, क्योंकि ये छोटा मामला नहीं है। लगभग 7.4 लाख शराब की पेटियां और वो अवैध रूप से गोदामों से अगर गायब हो जाती है तो ये बहुत बड़ा विषय है और इस चीज पर किसी न किसी तरह से बहस भी की जा सकती थी, लेकिन सरकार ने कहीं कहीं इस मामले से बचने का प्रयास किया। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं बड़े नेताओं का इसमें फंसने के, जो चौधरी अभय सिंह चौटाला जी हमेशा से ये कहते हैं कि सरकार के बड़े बगैर संरक्षण के इस प्रकार के मामले नहीं हो सकते, तो सरकार को भी कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि इसमें कोई हमारे बड़े नेता या कोई मंत्री है उनका कहीं ना फंसने का संभावना उनको नजर आई होगी, इसलिए उन्होंने इस मामले को टाल दिया। दूसरी चीज मैं एक चीज कहना चाह रहा हूं, आज जब ये जो मामला आया, जो कांग्रेस ये कहती है कि ये आज हमें समय नहीं दिया गया, निश्चित तौर पर जब बीएसी की बैठक होती है तो बीएसी की बैठक में समय को बढ़वाने की मांग किसका, जिम्मेदारी किसकी है? विपक्ष की है। और विपक्ष आज मुख्य विपक्षी दल चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा अगर वो समय वहां पर बढ़वा लेते तो उनको ये कहने की जरूरत ही नहीं पड़ती। ये पहली बार नहीं हुआ है रजवन जी, ये पहली बार नहीं हुआ जब नेता प्रतिपक्ष, सुनिए, अभय चौटाला नेता प्रतिपक्ष होते थे तब भी कहा जाता था जी, अभय चौटाला जब नेता विपक्ष होते थे उसके बाद वो खुद भी कहते थे कि विपक्ष को मौका नहीं मिला या समय कम गए। ये तो रटी रटाई बातें हैं विपक्ष की, कोई भी दल हो विपक्ष में हर बार ही कहता है। देखिए ज्योति जी, कोई भी विधायक है अपने हलके की कम से कम अपनी बात को अगर पूरी तरह से नहीं रख पाता तो वो फिर उसका फायदा क्या होगा? ये सेशन बुलाने का फायदा क्या है? अगर एक दिन एक्स्ट्रा हो जाए और वहां पर 3-3 मिनट या 4-4 मिनट, मैं खुद सेशन देख रहा था, किसी भी विधायक को पूरी बात कहने से पहले उसको रोक दिया जाता है, उनकी घंटी बजा दी जाती है। और यहाँ पर ये और भी कोई नहीं, यहाँ खुद सरकार के विधायक, अगर मैं बात करूं राम कुमार गौतम की, तो उन्होंने खुद सरकार को कटघरे में खड़ा करने का काम किया है। खुद दुष्यंत चौटाला जी की मदर है नैना चौटाला, उन्होंने खुद बाडरा का मामला उठाया है। जब सरकार की जो उप मुख्यमंत्री की माता जी है उनके इलाके में काम नहीं हो रहे, उन्होंने अध्यापकों की समस्या की मांग उठाई है, तो ये सोच के देखिए सरकार कहां पर काम कर रही है। अगर हो सकता है ये तो हम भी मान सकते हैं कि विपक्ष के हल्के में काम ना कराए, लेकिन अगर ये सरकार अपने विधायकों के हल्के में भी अगर काम नहीं करा रही तो इसका मतलब सरकार कहीं पर भी काम नहीं करा रही। और ये की ये बात सामने आ रही है। अगर भ्रष्टाचार के मुद्दे पर बात करें तो आमतौर पर जो भ्रष्टाचार की बात आती है वो केवल और केवल विधानसभा में भ्रष्टाचार का मुद्दा उठता है और वो शोर शराबे में दब कर रह जाता है। अगर फरीदाबाद का मामला उठा था, 200 करोड़ का बिल पास कर दिया बगैर काम किए हुए। अगर हम बात करें प्रॉपर्टी आईडी की तो खुद ये कमल गुप्ता जी ने खुद माना है कि याशी जो प्राइवेट लिमिटेड है उसको अगर प्रॉपर्टी आईडी का जो ठेका दिया गया था उसमें भारी गोलमाल हुआ है और ऐसी कंपनी के साथ जो जनता को परेशान करने का काम किया है उस कंपनी को, ऐसी कंपनियों को ठेका दे दिया जाता है, वो सवालिया निशान उठाई जाती है। जनता परेशान हो रही है और ये लोग कह रहे हैं कि हमने खामियां दूर करने की बात कही गई है कि जो कमियां हैं वो दूर की जाएंगी। अच्छा काम किया। भाटी साहब की पहली प्रतिक्रिया। ज्योति जी एक चीज बता दीजिए, सिर्फ एक चीज खत्म कर देता हूँ। अगर खामियां कंपनी दूर करे जब तो हम मानते हैं, लेकिन क्या वो कंपनी अब वो जनता अपने दफ्तरों के चक्कर लगाएगी? अगर जिनकी जिम्मेवारी दी है वो आके खामियां दूर करे ना। ठीक है, मैं जवाब लूंगी इस बात पर, तो किसी प्रकार की मैं इस बात पर जरूर जवाब लूंगी। हालांकि हमने पहले दिन भी इस पर चर्चा कर ली थी, लेकिन आज भी कर लेंगे। भाटी साहब, कथित शराब घोटाला मामले को लेकर देखिए, जब सवाल लगाया जाता है या विपक्ष पूछता है उसका उत्तर दे दिया जाता है, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव लगाया जाता है, कुल मिलाकर एडमिट किए जाने के बाद, पोर्टल पर उत्तर दिए जाने के बाद आज सदन में ये कहना, डिप्टी स्पीकर जब स्पीकर की चेयर पर थे उनकी ओर से कहा गया कि चर्चा नहीं हो सकती क्योंकि मामला अदालत में है। तो विपक्ष की ओर से कहा गया कि सरकार चर्चा से भाग रही है या फिर सरकार या फिर विभाग और स्पीकर के बीच कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है। बताइए। ज्योति जी, आज जो सत्र जो तीसरे दिन में खत्म हुआ है, ये नया साल शुरू होने वाला है और मेरा मानना है कि ये जो 3 दिन है बहुत ही लाभकारी रहे हरियाणा के लिए। सत्र बहुत अच्छा रहा है और सभी विधायकों ने अपनी बात को रखा है, पूरी तरीके से रखा है। और जहां तक बात चल रही थी कि भाई सत्ता पक्ष के विधायक भी अपने जो क्षेत्र की जो समस्या है उनको उठा रहे थे। देखिए, हर जो अपने क्षेत्र में सब जितने विधायक है वो चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा काम हो और पिछले हर सत्र में उनको मौका मिलता है कि अपने जितने और काम है वो करवा सके, अपनी बात को रख सके और किसी बात की अगर उनको जानकारी चाहिए तो वो सत्र के द्वारा उस जानकारी को ले सके। ठीक है। तो इसमें ऐसा कोई बुरा मानने वाली बात नहीं है कि विपक्षी सवाल उठा सकते हैं, सत्ता पक्ष के लोग सवाल नहीं उठा सकते हैं। सत्ता पक्ष भी विधायक है,
वो भी चाहते हैं कि अपने क्षेत्र में ज्यादा से ज्यादा काम करें। लेकिन अगर हम 3 दिन के अंदर देखें तो 3 दिन के अंदर बहुत ही सार्थक चीजें निकल कर आई हैं। और आज आखिरी दिन तो 4 विधेयक पारित हुए हैं और बहुत ही अच्छी चीजें जो पॉइंट पर आइए। ये सारी बातें आपने ठीक कही, आपने सारी बातें सही कही और सारी बातों की जानकारी पहले सारी चीजें आप शराब घोटाला मामले को लेकर अभय चौटाला ने वॉकआउट किया, कांग्रेस पार्टी के सभी विधायक जितने हुड्डा साहब की बात करें, रघुवीर कादियान की बात करें, बीबी बत्रा की बात करें, किरण की बात करें, सभी एकजुट नजर आए। कांग्रेस ने भी वॉकआउट किया। जब एडमिट कर लिया गया, जब पोर्टल पर उत्तर दे दिया गया, तो क्या आज याद आता है कि इस पर चर्चा नहीं हो सकती, जबकि पहले उत्तर दिया जा चुका है? अब विपक्ष का ही आरोप है, विपक्ष का जो आरोप है, क्योंकि सुना आपने कि सरकार भाग रही है, पहली बात, या फिर विभाग और स्पीकर के बीच कोऑर्डिनेशन की कमी है? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई कोऑर्डिनेशन की कमी नहीं है। लेकिन अभय जी को जब पता है कि सब जुडिशियल मैटर है और ये सब जुडिशियल मैटर को जानबूझ के उसमें उठाया जा रहा है, तो सरकार विभाग ने उत्तर क्यों दिया? विभाग उत्तर देगा, उसी के बाद तो एडमिट किया जाएगा ना। विभाग ने उत्तर दिया, उसके बाद एडमिट किया गया। मामला तो 22 तारीख को नुकसान आपने दे दिया, अभय सिंह चौटाला जी को पता होना चाहिए। विभाग ने उत्तर दे दिया भाटी साहब, विभाग ने उत्तर दे दिया। बात तो ये है ना, विभाग ने उत्तर दे दिया, एडमिट कर लिया गया। सरकार है, आपको पता होना चाहिए। आएंगे राहुल जी आपके पास। जुडिशरी मैटर है और सब जुडिशरी मैटर के अंदर जब जजमेंट होगी और जो हमारे जज साहब है, जो भी जजमेंट होगी, वहाँ पे दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। तो आप सवाल मुद्दा लगाए जाने पर आप सवाल खड़े नहीं कर सकते। विभाग उत्तर दे चुका है, इससे पहले आपकी जानकारी में होगा। पोर्टल पर उत्तर दे दिया गया था, पोर्टल पर उत्तर दे दिया गया था। सरकार स्थिति साफ कर चुकी है, विभाग उत्तर दे चुका है, एडमिट कर लिया गया कि चर्चा से इनकार किया गया कि अब ये कहें कि अभय चौटाला ने क्यों पूछा, मामला अदालत में पहले से था। ये तो कोई बात ही नहीं बनी। राहुल जी, चलिए आप स्थिति साफ कीजिए। विधु राहुल जी, अध्यक्ष जी ने सीधी स्थिति स्पष्ट कर दी कि ये सब जुडिशरी मैटर है, इसके अंदर जो है जो भी जजमेंट आएगा, वो जो भी चीजें होंगी, उसमें कोई भी अगर गलत होगा, उसमें जो भी फंसेगा। ओके, आप सुने, अभी आप सुने, आप नहीं, आप सुने, अभी सुने, आप बीजेपी से जवाब ले लें इस बात का। विधु राहुल जी, देखिए रजवंत टहनीवाल जी, आपका इस प्रकार से आक्रोशित होने का कोई अर्थ नहीं है। धैर्य से सुनिए जो मैं उत्तर दे रहा हूं। देखिए, इस बात को डिनाई किया जा सकता है क्या कि वो सब जुडिस मैटर नहीं है? 22/12/2022 को उसकी लास्ट डेट नहीं थी? क्या आप इसको डिनाई कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं। अब क्या आप, क्योंकि आपके नेता जो हैं बहुत लंबे समय से रहे हैं, विधानसभा के सदस्य रहे हैं, तो क्या आप ये बात नहीं जानते हैं कि जो सब जुडिस मैटर है उस पर चर्चा नहीं हो सकती? नहीं, आप जानते हैं, बखूबी जानते हैं। अच्छा, अब आपके सवाल पर सीधा सीधा आते हैं कि पोर्टल पर उत्तर दे दिया, ये बात आप मान रहे हैं? जब आप जानते हैं कि पोर्टल पर उत्तर दे दिया, हाँ बता तो रहा हूं रजवंत जी, धैर्य से सुनिए ना भाई साहब, मैं आपको जवाब दे रहा हूं। देखिए, पोर्टल पर उत्तर दे दिया ना, तो इसका मतलब सरकार भाग नहीं रही है। जो प्रश्न था उसका उत्तर पोर्टल पर दे दिया। मैं माफी के साथ एक बात इसमें ऐड कर दूं कि सरकार उत्तर देने से नहीं, उत्तर तो आ जाते हैं सामने, सभी को पता है, लेकिन चर्चा तो होगी ना, चर्चा होगी, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव लगाया जाएगा तो उस पर चर्चा होगी, उत्तर पर भी तो चर्चा होगी ना। चर्चा से सरकार भाग रही है, उत्तर देने से सरकार नहीं भाग रही है। चौटाला जी को अपना मैंने पूछ लिया, अभी आप सुनिए। रजवंत जी केवल 30 सेकंड मुझे सुन लेंगे तो आपके मन में कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगी। पहली बात, एक सवाल आया, उस सवाल का जिस हद तक जानकारी हेतु उत्तर दे सकते थे दे दिया। उसके बाद जो चर्चा का विषय है, वो जो जुरिस्प्रूडेंस है वो कहता है कि जो विषय जो है, जो न्यायिक प्रक्रिया में चल रहा है, जो लिटिगेशन में चल रहा है, जो सब जुडिस है, उस पर चर्चा नहीं हो सकती। जानकारी दे सकते हैं, जानकारी आपको पोर्टल पर दे दी गई। उसके बाद जब आप उसको जो है एग्जेगरेट करने का प्रयास कर रहे थे, जब उसको आप चर्चा में लाने का प्रयास कर रहे थे, तब आपको यह बता दिया गया कि साहब ये सब जुडिस है। और आप क्योंकि एक सीनियर विधानसभा के सदस्य हैं, तो आप ये अच्छे से जानते हैं कि सब जुडिस मामले पर चर्चा नहीं हो सकती। जिस हद तक आपको सवाल का जवाब दिया जा सकता था दिया गया। एक और विषय बार बार उठाया गया यहाँ पर, लेकिन रणबीर गंगवा जी तो बहुत कंफ्यूज नजर आए। गंगवा साहब को तो आज मिलकर इनेलो पार्टी और कांग्रेस पार्टी ने पूरी तरह से घेर लिया। हालांकि स्पीकर जब चेयर पर आए तो उनकी ओर से स्थिति साफ की गई। गंगवा साहब तो खुद अपनी बातों में उलझे नजर आए, इसमें कोई दो राय नहीं, आपने सुना होगा।
हाँ जी हेलो। आप में से जो भी फोन रिसीव कर रहा है, मेरी रिक्वेस्ट है आपको, आप कम से कम डिबेट में फोन ना उठाएं। आप में से जो जिसने भी कॉल रिसीव की, मेरी रिक्वेस्ट है। राहुल जी बहुत जल्दी बात पूरी कीजिए। हेलो। देखिए, ये जो आप सवाल आपने कहा है रणबीर गंगवा जी को लेकर, मैं लगातार कोई पीछे कान में बोल रहा है, इसको प्लीज ठीक करवाइए। देखिए, जो रणबीर गंगवा जी के संदर्भ में आपने बात कही, वो बात जो है वो आपका एक व्यक्तिगत विश्लेषण हो सकता है, वो ठीक हो सकता है, वो गलत हो सकता है, वो आपकी रीडिंग है। लेकिन जो सरकार की जो नहीं, वो आपका व्यक्ति विश्लेषण है कि वो कंफ्यूज थे या वो जो है वो संयमित थे, ये एक सब्जेक्टिव विषय है, ये ऑब्जेक्टिव नहीं है। लेकिन मैं जो आपसे बात कह रहा हूं कि एक सवाल आया, उस सवाल को खारिज किया जा सकता था, खारिज करने की बजाय पोर्टल पर उसका उत्तर दे दिया गया। उसके बाद उसको एग्जैगरेट करने का जब प्रयास किया गया तो बताया गया कि साहब सीमाओं में रहिए, इसकी सीमाएं जो हैं वो एक जुडिशियल सीमाएं हैं, उनको नहीं लांघा जा सकता। अब मुझे एक सवाल का और उत्तर देने दीजिए प्लीज, जो खूब आपकी डिबेट में चला, जो आपने बिजनेस एडवाइजरी कमेटी पर सवाल खड़ा किया और कालखंड पर सवाल खड़ा किया। मैं जानना चाहता हूं 2000 से लेकर 2005 तक आपने अर्थात और जो पैनलिस्ट मेरे प्रबुद्ध पैनलिस्ट है उन्होंने किया, तो उन्होंने जो सवाल खड़े किए उस पर मैं केवल इतना जानना चाहता हूं, 2000 से लेकर 2005 तक और 2005 से लेकर 2014 तक, इन लगभग 15 साल तक जो है, लगभग पौने 15 साल तक कितनी बार ऐसा हुआ कि सदन की कार्रवाई आपने 3 घंटे, और 3 घंटे जब मैं कह रहा हूं तो 24 घंटे से अधिक, यानी एक बार की सिटिंग में 6 से 7 घंटे होते हैं, कितनी बार हुई? नहीं हुई। हमने तो एक और अनूठी पहल की है, हमने ये कहा कि जब सदन कार्रवाई में भी नहीं होगा तब भी आपको सदन वाला प्रिविलेज देंगे। कैसे? हर विधायक को हर महीने प्रत्येक विधायक को 3-3 सवाल देने का अवसर दिया। लेकिन ज्योति जी आप हैरान हो जाएंगे, यहां पर घड़ियाली आंसू बहाने वाले 70% से अधिक विधायकों ने सवाल ही नहीं पूछा। इसमें सत्ता पक्ष के विधायक भी दोषी हैं और विपक्ष के तो कोई भी नहीं ऐसा है जो सवाल पूछने की जहमत, मतलब टीवी पर आने के तो इच्छा है लेकिन सवाल पूछने की, जनता के हिस्सों को उठाने की कोई मंशा नहीं है। ठीक है, आपकी बात हमने सुनी पूरी, और क्योंकि सीएम की ओर से कहा गया कि दिखास का रोग है, सीएम ने कहा दिखास का रोग है। चलिए गर्ग साहब के पास चलते हुए, बजरंग दास गर्ग जी, एक तो मैंने देखिए आपको म्यूट करवाया, क्योंकि आपको मैं समय पूरा देती हूँ जब भी आप आंसर करते हैं, लेकिन दूसरों के बारे में आप मत बोला कीजिए, और ये केवल आपके लिए नहीं पूरे पैनल के लिए मेरी रिक्वेस्ट है। गन्ने के दाम को लेकर, सर सवाल तो सुनिए, सवाल सुनिए। गन्ने के दाम को लेकर नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि दाम बढ़ाए जाएं, हरियाणा सभी राज्यों से अधिक देता रहा, पंजाब अब आगे निकल चुका है। सीएम ने कमेटी का गठन किए जाने की बात कही, 15 दिन में कमेटी रिपोर्ट देगी, रिपोर्ट के आधार पर फैसला लिया जाएगा। क्या कहेंगे? देखिए, जो आपने गन्ने की बात कही, किसानों की बड़ी जोरदार मांग चल रही है और किसान इसके लिए धरना प्रदर्शन भी कर रहे हैं। 362 रुपए प्रति क्विंटल आज के उनका रेट चल रहा है, इन्होंने बढ़ाने की मांग की थी जी। और किसान के जो नेता है, किसान का जो प्रतिनिधि है, वो हुड्डा साहब से मिले थे जी। उन्होंने लेटर भी दिया था, मांग भी की। आज भी, बल्कि आज सुबह भी दीपेंद्र हुड्डा हिसार में था, उनको भी यहाँ किसान नेता मिले, उन्होंने भी कहा था भी ये मुद्दा उठाओ और हमारी जो गन्ना का रेट बढ़ाओ, और गन्ने के भुगतान भी किसानों कई साल का पेंडिंग पड़ा है, वो भी दिलाने की मांग किसानों ने की थी। दूसरी बात, जहां मामला आया आज शराब का, देखिए 2020 के अंदर कोरोना के समय का पुलिस कस्टडी में शराब चोरी होती है और करोड़ों रुपए की शराब बिक जाती है। और गृह मंत्री जी जब प्रश्न चिन्ह लगाया तो उनमें क्या कहते हैं, हमने ये एसआईटी को दे दिया, केस एसआईटी को दे दिया, 2 साल हो चुके हैं, 2 साल तक अभी तक यह समस्या का समाधान सरकार नहीं कर पाई। उसके बाद ही पंचायत चुनाव आए, पंचायत चुनाव के अंदर मैं आपके चैनल को बधाई भी देता हूं कि 5000 शराब की पेटियां बगैर टैक्स भरे, बगैर एक्साइज ड्यूटी भरे, पूरा गोदाम खाली करके सैकड़ों ट्रक में लाद कर बेच दी गई। ये नूका यूं सीन हरियाणा न्यूज के चैनल ने दिखाई, शटर जो बनता उसको 9 इंच उठाकर अंदर पूरा कैमरा घुमाकर आपने पूरा चैनल को दिखाया भी, पूरे देश को दिखाया भी, देखो गोदाम खाली हो चुका है। मैं ये पूछना चाहता हूँ, ये चोर को तो क्या पकड़ेंगे,
जो शराब का भरा हुआ ट्रक, दुनिया भर के ट्रक, सैकड़ों ट्रक निकल जाते हैं, रोड पे पुलिस भी होती है, अबकारी कारा विभाग भी होता है, आरटीए भी खड़े होते हैं, मतलब जीएम रोडवेज भी खड़े होते हैं, उसके बावजूद इतनी भारी भरकम घोटाला होना, इससे साफ सिद्ध होता है सरकार का लंबे लंबे जो हाथ है उनके कारण ये घोटाले हुए हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। ये घोटाले को दबाने के लिए एसआईटी का नाम दे देती है, उसके बाद फाइल बंद हो जाती है। मैं ये पूछना चाहता हूँ, 2020 के अंदर रजिस्ट्री घोटाला हुआ, आज तक कोई आदमी पकड़ा गया? अरबों रुपए कोरोना के समय इन्होंने ही बैन की, फिर रजिस्ट्रियां होगी। आज तक जिन्होंने रजिस्ट्रियां करवाई, जो बड़े बड़े नेता थे, उन पर कोई कार्रवाई है? जितने भी घोटाले, खान घोटाला ले लो, आदमी मर गए, मजदूरों में नीचे आ गए, उस पर कोई कार्रवाई हुई? और दूसरी बात लो, आज ये कहते हैं भी हमने रोजगार दिया। मैं कहता हूँ देश के, पूरे देश के अंदर बेरोजगारी में हरियाणा जो पहले नंबर स्थान के ऊपर है। मैंने सवाल क्या किया, मैंने क्या कहा? आप लोगों के आंकड़ों को, आप लोगों के आंकड़ों को सरकार नहीं मानती है, जो एजेंसी आंकड़े देती है, नहीं सरकार नहीं मानती है। नीति आयोग ने भी मानने से इनकार किया कि विश्वसनीय नहीं कहा है। देता हूँ जी ज्योति जी, मैं प्रूफ दे रहा हूँ। मैं कहूँ सरकार तो किसी बात को नहीं मानेगी। सरकार तो ये भी कहती थी हम 2 करोड़ रोजगार देंगे, धोखा कर लिया। सरकार जो आंकड़े देती है, सरकार ने ये भी कहा था 12,60,000 हमने उद्योग के माध्यम से रोजगार। मुख्यमंत्री ने भी जो 8 साल पूरे हुए उसमें उसी टाइम मैंने खंडन किया था, मैंने बयान दिया अखबारों के अंदर, कोई जवाब नहीं, वो कहा दे दिया। मैं इनसे एक ही सवाल मैंने पूछा, ये कहते हमने रोजगार दिया 12,60,000। मैं कहता हूँ वो 60 आदमी गिना दे कि किसी उद्योग के माध्यम से इन्होंने किसी बेरोजगार रोजगार दिलाया। मैं ये बताता हूँ लोगों के रोजगार छीने, मैं आंकड़े दे रहा हूँ, मतलब उसको भी नहीं मानते भी ये गलत है जी। मैं एक व्यापारी हूँ, मुझे पता है कौन कौन से उद्योग बंद हुए हैं, कौन कहाँ नुकसान लगा है, कौन कौन सी फैक्ट्रियां यहाँ से पलायन करके राजस्थान में लगी है, एक एक चीज का पता है। आप बता दूं 7 साल पहले मनोहर लाल जी ने घोषणा की थी, मुख्यमंत्री जी ने, भाई हिसार जिले के अंदर टेक्सटाइल हब बनाएंगे और इंडस्ट्री जोन बनाएंगे। वो 7 साल तक के बार बार ये बनाएंगे बनाएंगे बनाएंगे, ये फिर इन्होंने घोषणा की है 1.5 महीना पहले हम टेक्सटाइल हब बनाने जा रहे हैं। तो जब तुम्हारी सरकार चल जाएगी तब बनाओगे क्या? झूठी घोषणाओं करने से कोई फायदा नहीं। हमारा कपास, हमारा नरमा कहाँ जा रहा है? महाराष्ट्र में जा रहा है, राजस्थान में जा रहा है। क्यों? हमारे पास ये टेक्सटाइल जो हब नहीं है, जिसके कारण जो नरमा कपास जो है करोड़ों रुपए जो टैक्स जो मार्केट, एक तो टैक्स लगता है, दूसरा जो ट्रांसपोर्टिंग खर्चा होता है। अगर हरियाणा में टेक्सटाइल हब कहीं भी सरकार बनाएगी, यहाँ का किसान को लाभ मिलेगा। हरियाणा का किसान अपनी नरमा कपास को यही टेक्सटाइल में बेचेगा और लाखों लोगों को रोजगार मिलेगा। एक को बार बात बोली, मैं झूठी बात करना, झूठे आंकड़ा देखना। कौशल विकास योजना ले लो, आपके सामने ये लेखा है, पढ़े लिखे युवाओं के साथ एक खिलवाड़ है। इसके तहत क्या है, आप देखो मेरिट आरक्षण, ये खत्म करने की एक इनकी साजिश है। ये अभी तक यही नहीं बता पाए कौशल विकास योजना के तहत कितने लोगों को रोजगार दे पाए। मुख्यमंत्री जवाब था हम आंकड़े इकट्ठे, ये विधानसभा की बात कर रहा हूँ मैं, विधानसभा में मुख्यमंत्री जवाब दिया है। नहीं देखिए, मैं सबको विस्तार से सुनती हूँ और मुझे लगता है कि कोई फैक्चुअल मिस्टेक है तो मैं उसे ठीक करने का भी प्रयास करती हूँ। और किसी दूसरे प्रवक्ता को लगता है कि इस बात से आपत्ति है, ये नहीं कहा जाना चाहिए, तो उसको नोट डाउन कर लीजिए उसे। मैं बिल्कुल काउंटर करने का भी वक्त देती हूँ, आप सभी मानेंगे इस बात को। राहुल जी मैं आऊंगी, आप बताइएगा आपसे जानेंगे हम। रजवंत जी देखिए, कई मुद्दे उठे जिनमें किसानों का, गन्ने को लेकर भी सरकार ने चूंकि 15 दिन की, जो कि मैंने गर्ग साहब से सवाल भी पूछा था, उसके अलावा भी उन्होंने बहुत सारी बातें हालांकि कही। गन्ने को लेकर, किसानों को मुआवजा दिए जाने को लेकर भी सवाल पूछे गए। कुल मिलाकर किसानों की बात भी हुई 3 दिन के इस सत्र में। देखिए ज्योति जी, गन्ने किसानों के बारे में चौधरी अभय सिंह चौटाला ने भी अपना क्वेश्चन लगाया था, लेकिन उनका रिजेक्ट कर दिया। लेकिन उसके बावजूद भी एक चीज है, ये एक जरूरी क्वेश्चन था और उस पर चर्चा भी होनी चाहिए थी। लेकिन एक चीज है,
45 दिन लगभग 47 दिन हो गए और पिराई का काम चालू है और वो किसान अपने गन्ने को वहां पर दे रहे हैं, मिलों में दे रहे हैं, लेकिन अभी तक उनका भाव तय नहीं हुआ है। तो सोच के देखिए कहीं ना कहीं किसानों के साथ नाइंसाफी तो है। और अगर इस चीज पर अगर सरकार से मांग करते हैं कि आप गन्ने की कीमत निर्धारित कर दीजिए, अगर पहले ये कहते हैं कि हमने हरियाणा की कीमत सबसे ज्यादा थी, आज पंजाब की कीमत अगर उनसे ज्यादा है तो इसका मतलब ये कहते हैं कि इससे पहले तो हमारी कीमतें पंजाब से ज्यादा थी। नहीं अरे है। भाई पहले अगर हमारे ज्यादा थी तो आज हम पिछड़ क्यों रहे हैं? हमें तो आज भी आगे होना चाहिए था ना। अगर जो बकाया जो हमारी रकम है वो हमारी रकम नहीं मिल पा रही, किसान इसके लिए आंदोलन कर रहे हैं। आंदोलन देखिए एक चीज, एक मिनट, 20 रुपए का फायदा 20 रुपए से ज्यादा है कि नहीं? पंजाब की ज्यादा है, पंजाब की ज्यादा है, पंजाब की अभी तक ज्यादा नहीं थी। सुनिए पिछली बार क्या हुआ? रावल साहब इनकार कर रहे हैं, मैं बता दूं इस बात को। देखिए पिछली बार क्या हुआ, पंजाब सरकार ने बढ़ाए तो हरियाणा सरकार ने 12 रुपए बढ़ाए, 2 रुपए हरियाणा के अधिक हो गए। इस बार चूंकि पंजाब बढ़ा चुका है, हरियाणा का बढ़ाया जाना या फिर ना बढ़ाया जाना, इसको फैसला लेना अभी बाकी है। तो 362 हरियाणा के और पंजाब ने बढ़ा दिए हैं, तो पंजाब सबसे अधिक दाम दे रहा है इस बार के सत्र से। नहीं दे रहा, बात हम कह सकते हैं। तो मैं वही राहुल चीज साहब, कह रहा हूं। आप ये गणित समझाइएगा कैसे? दूसरी मैं चीज, यकीन दिला रहा हूं। एक चीज ज्योति जी, एक बात पूरी करके कर देता हूं। जी। आज मैं जो बता दूं। कोविड का जो डर दिखाकर, एक बार कोविड का जो माहौल बना हुआ है, कोविड का डर बना हुआ है आम जनता में भी, और उसके बाद जो चिकित्सा व्यवस्था है उसको दुरुस्त नहीं कर पा रहे। आज भी विधानसभा में डॉक्टर्स की कमी का मुद्दा उठा है, पैरामेडिकल स्टाफ की कमी का मुद्दा उठा है। तो सरकार को इस विषय पर सोचना चाहिए, क्योंकि कोविड अगर एकदम फिर से अगर माहौल बना और अगर फिर से एक ये डर भय पा गया तो आम जनता करेगी कहां? त्राही त्राही मच जाएगी। आज हमें इस चीज पर इस मामले को गंभीरता से सोचना चाहिए। सरकार इस मामले को लेकर गंभीर नहीं है। ठीक है, रावल साहब को इस बात से आपत्ति है कि पंजाब के दाम क्यों अधिक बताए, तो रावल साहब 360 रुपए से 20 बार इसके सत्र में बढ़ाकर, इस बार के सत्र में बढ़ाकर 380 कर दिए हैं पंजाब सरकार ने। भगवंत मान सरकार ने 380 रुपए कर दिए हैं, हरियाणा के 362 रुपए हैं, जो कि विपक्ष ने सदन में भी कहा कि हाँ। तो मैं ज्योति जी आपके चैनल के माध्यम से यहाँ पर सरकार द्वारा जिस प्रकार से संकेत दिए गए हैं उनके आधार पर एक जिम्मेदार प्रवक्ता के नाते आपको ये कह रहा हूं कि जब पंजाब के पहले किसान को 380 रुपए मिलेंगे, उस दिन हरियाणा के किसान को 380 से अधिक रुपए मिलेंगे। मैं इसकी चलिए अच्छी बात है, ये तो भविष्य में है ना, ये तो भविष्य की गर्भ में है। रावल साहब, आप भी एक बहुत सुलझे हुए बहुत सीनियर प्रवक्ता हैं, बहुत प्रबुद्ध प्रवक्ता हैं आप, लेकिन जब ट्रॉली में किसान अपने गन्ने डालकर ले जा रहा है तो उसको तो नहीं पता है ना कि दाम बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा, कितना बढ़ेगा। पंजाब का किसान अपने गन्ने लेकर जा रहा है, उसको पता है प्रति क्विंटल उसे 380 मिलेंगे। जिस दिन भी जब भी भुगतान होगा तो 380 के हिसाब से वो लेकर चल रहे हैं। सुनिए ज्योति जी, ये तो हाइपोथेटिकल है ना, फिर ऐसा होगा वैसा होगा। ज्योति जी, मेरे जो नहीं हाइपोथेटिकल नहीं है, मेरे नेता ओम प्रकाश धनखड़ जी ने 2 वादे किए थे 2014 से पहले। उन्होंने पहली बात कही थी कि इस प्रदेश के अंदर जब कोई ओलावृष्टि होगी, कोई प्राकृतिक आपदा होगी तो किसान के खेत में नहीं होगी, सरकार के खजाने में होगी। हमने उसको यथार्थ करके दिखाया। आज हिंदुस्तान में सबसे अधिक मुआवजा अगर कोई देता है तो भाजपा की हरियाणा सरकार। राहुल साहब, आप सीधा इस बात को, मैं तो ये नहीं समझ पाई कि आप इस बात को क्यों इनकार कर रहे थे कि पंजाब अधिक नहीं दे रहा। पंजाब दे रहा है अधिक, ज्योति जी, ये तथ्यात्मक रूप से पंजाब दे रहा है अधिक। तो दीजिए मुझे अवसर तो दीजिए अपनी बात को कहने की। इस बात को कैसे डिनाई कर सकते हैं? मैं नहीं समझ पाई। मुझे अवसर तो दीजिए। अरे मैं कर तो रहा हूं, मुझे बताने तो दीजिए मैं क्यों डिनाई कर रहा हूं, मुझे अवसर दीजिए। देखिए, दूसरी बात जो मेरे नेता चौधरी ओम प्रकाश धनखड़ जी ने, किसान बंधु ने जो कही थी, उन्होंने कहा था कि हमने 2013 में एक बहुत बड़ा आंदोलन लड़कर हरियाणा के अंदर सबसे अधिक दाम जो है गन्ने के किसान को दिलवाए थे। हमने भारतीय किसान संघ की तरफ से और भारतीय किसान यूनियन के नेतृत्व में 2013 में चौधरी ओम प्रकाश धनखड़ जो भारतीय जनता किसान मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, उन्होंने यहां पर आंदोलन किया था। तब जाकर हरियाणा की कांग्रेस सरकार ने सबसे अधिक रेट किया था। हम वादा करके आए थे कि हरियाणा देश के अंदर सबसे अधिक रेट देगा। हम अपने वादे पर अडिग हैं। अब आपके सवाल का सीधा उत्तर देता हूं। आपने कहा कि ये कैसे, जब पंजाब के किसान को पहला अभी रुपया नहीं मिला, अभी नहीं मिला है, अभी केवल घोषणा है। एक बार ज्योति, ऐसे कैसे चल सकता है ज्योति जी? मैं जब बात करने लग रहा हूं तो क्यों पीछे से? जब हमने ये बात किया, हम इस वादे के ऊपर जी रहे हैं,
हम वादा खिलाफी नहीं करेंगे। जब पंजाब के पहले किसान को 380 रुपए मिलेगा, जब भुगतान होगा, आप देख लीजिएगा, उस दिन डिबेट रखिएगा। चलिए, अच्छी बात है, जरूर रखेंगे, हम जरूर रखेंगे, जो फिलहाल 362 का हो रहा है। हाँ, तो अभी केवल घोषणा है, अभी पंजाब ने दिया तो नहीं है। घोषणा की तो बात कर रहे हैं, किसान की घोषणा कर दीजिए और अधिक देंगे। मैं हरियाणा न्यूज पर कह रहा हूँ, हम अलग बात है, हम घोषणा नहीं होगा, बिल्कुल अलग बात है, बिल्कुल अलग बात है। अच्छी बात है, आप भरोसा दे रहे हो, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। नहीं, भुगतान जो पहला होगा, जो पहला भुगतान होगा, मैं आखिरी भुगतान नहीं कर रहा हूँ, मैं पहला भुगतान कर रहा हूँ। शर्मा जी, आपका आखिरी कमेंट। नहीं, एक ही चीज है, नहीं रजवन जी, आप भी सुने, अभी इतना वक्त नहीं है हमारे पास, इतना वक्त नहीं रजवन जी। रणवीर शर्मा जी, आपका आखिरी कमेंट। 1 मिनट के लिए। हाँ जी, सवाल बोलिए। विधानसभा सत्र को लेकर ही बात कर रहे हैं, किसानों को लेकर हमने बात की, लेकिन आखिरी कमेंट में इस बात पर आपका चाहूंगी कि अलग अलग घोटालों को लेकर बात हुई, रजिस्ट्री घोटाला, शराब घोटाला, धान घोटाला, बहुत सारी बातें। सरकार एसआईटी एसीटी गठित करती है, रिपोर्ट पब्लिक नहीं होती है। हालांकि इसको लेकर हमने पहले भी चर्चा की, लेकिन बार बार ये मुद्दा उठता है कि क्या रिपोर्ट थी, क्या कार्रवाई हुई। ये बात बिल्कुल सही है, सरकार की घोर लापरवाही है। मैं तो ये कहूंगा कि भी जब इतने घोटाले हुए और उनके एसआईटी बना दी और आपके पास आज तक उसका कोई रिप्लाई नहीं है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं सरकार की ये भ्रष्टाचारी जो है उनसे मिली भगत हो रही है। इसको सरकार को खत्म करना होगा और अपनी क्रेडिबिलिटी जो है ना वो लोगों में देनी होगी कि जो वोट लिया है तो लोगों को उसका हिसाब दे कि ये घोटाले हुए हैं। ये बात मान रहे हैं कि मुकदमे दर्ज है, घोटाले हुए, मुकदमे दर्ज हुए, तो वो लोगों के सामने सदन के पटल पे आना चाहिए कि ये घोटाले इसी प्रकार से हुए थे और इसमें ये आदमी गिरफ्तार हुए हैं। ये सबसे बड़ी कमी है। इन घोटालों को अपोजिशन उठा रही है तो वो सही उठा रही है और सरकार उसकी जवाबदेह है हर हालत से। अगर सरकार जवाब नहीं दी है तो उसका सीधा सा मतलब है कि वो लोग इससे सरकार से मिले हुए हैं, इसलिए ये घोटालों का जो पटल पे नहीं आ रहा है या उनका रिपोर्ट नहीं बन पा रही है, तो कहीं ना कहीं तो कमी है। उनकी अकाउंटेबिलिटी फिक्स करें। जिन एसआईटी के अफसरों की ड्यूटी लगी है उनकी अकाउंटेबिलिटी फिक्स करें, उनकी ट्रांसपेरेंसी सरकार की आए, तभी तो लोगों को विश्वास होगा। बिल्कुल, विश्वास उसी बात से बनेगा। भाटी साहब, आपका आखिरी कमेंट। देखिए, जननायक जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की जो हरियाणा में सरकार है, ये पूरी पारदर्शिता से काम कर रही है और जितने भी जो इन घोटालों की बात करी है, हमें पूरे न्यायपालिका पे पूरा विश्वास है और हमने अपनी जो है एसआईटी गठित करी है। जहां जहां भी जरूरत पड़ी वहां पर हमने जो है जो संस्थाएं इन चीजों को खोद के निकाल सकती हैं, हम उन संस्थाओं को उन पे लगाया है। और चूंकि हमें न्यायपालिका पे पूरा विश्वास है, जितनी भी चीजें जो भी निकल कर आएगी चीजें, जो भी उसमें अंदर फंसे के लोग, हम उनको पूरी आपको विश्वास दिलाते हैं कि उन पर पूरी कार्रवाई होगी, इसमें कहीं भी कोताही नहीं बरती जाएगी। जो भी घोटाले हैं वो सारे के सारे। रणवीर शर्मा जी, आप खुद को म्यूट कर लीजिए प्लीज, अगर आप किसी और से बात कर रहे हैं तो। रजन जी, आखिरी टिप्पणी आपकी बहुत जल्दी। देखिए, मेरी ज्योति जी सिर्फ इतनी ही बात है कि चौधरी अभय सिंह चौटाला जी लगातार इन मांगों को रखते आए हैं, जो सरकार के ऊपर जो आरोप लगाते आए हैं। इस मामले को संगीनता को समझते हुए सरकार को तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए, दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए और इसमें बड़े बड़े मगरमच्छ भी शामिल हैं, बड़े बड़े नेताओं का नाम सामने आएगा, वो उसको उजागर करने का काम करना चाहिए। ये जीरो टॉलरेंस की बात तो करते हैं, असल में ये भ्रष्टाचार को, लूट खसूट को बढ़ावा देने का काम तो ये कर रहे हैं। दूसरी चीज, जो मुख्यमंत्री जी ने घोषणाएं की थी, जिस भी जिले में घोषणाएं कर रही है, उन घोषणाओं पर एक बार अपने नजर जरूर डाल ले। वो घोषणाएं आज तक शुरू भी नहीं हुई है, पूरी होने की तो बहुत दूर की बात है। ठीक है, चलिए, सभी का बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने वक्त दिया। चर्चा की हमने हरियाणा विधानसभा के शीतकालीन सत्र की सेशन को लेकर। 3 दिन का सत्र रहा, खूब हंगामा भी देखा गया, बहुत सारे मुद्दे भी उठाए गए, कई विधेयक भी पारित कराए गए, लेकिन किन किन मुद्दों पर बात हुई और जनता के लिए क्या सार्थक बहस हुई, क्या जनता के मुद्दों को उठाया गया या फिर नहीं। विपक्ष के हर बार की तरह आरोप कि समय कम था, समय नहीं मिल पाया, चर्चा से सरकार भागती नजर आई, तो सरकार की ओर से भी आरोप लगाए गए कि विपक्ष चर्चा चाहता ही नहीं। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार।